न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त गाँव में जो इस्लामपुर ज़िला निर्माण गोपालपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग थी पूरे ब्लॉक के अंचल लीडर वर्कर्स को लेकर, उसके बाद जो है इस वक्त संबोधित करने जा रहे हैं प्रेस को अली इमरान। आज का मीटिंग का क्या मकसद है सर? क्यों आज के मीटिंग का एजुकेशन? आज गुआगांव में हम लोगों के इस कम्युनिटी हॉल में जो मीटिंग हुई, इसका मकसद ये है कि जो इस्लामपुर जिला निर्माण कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की तरफ से हम लोग अंचल कमेटी बनाने का काम शुरू किया। इसलिए यहाँ पर हमारे ग्वालपोखर के 14 पंचायत से तमाम लीडरों को बुलाया गया था और सारे अंचल से सारे जिम्मेदार लीडर यहाँ मौजूद थे। यही तय पाया कि अब हम लोग हर अंचल में कांग्रेस का जिला निर्माण कमेटी जो है उसकी तरफ से ब्लॉक के लीडरशिप में अंचल कमेटी का काम हम लोग शुरू करेंगे और 30 दिसंबर तक हम लोग ये अंचल कमेटी तैयार करेंगे। यही काम, इसी को लेके मीटिंग थी। इसी पर जो चर्चा हुई, लोगों की जो शिकायतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, वो सारी बातों पर भी हम लोगों के सामने आई। उस पर कुछ मुद्दों पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा। खासकर मैं ग्वालपोखर के वीडियो साहब से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से गोती में पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के मौजूदगी में या उनकी मदद से गरीबों का घर तोड़ा गया और उनको उजाड़ दिया गया और उस ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, ये कहकर कि वो ज़मीन वेस्ट है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि गोती और शाहपुर 2, शाहपुर 1, इसका एक जो है केस हाईकोर्ट में था, जिस पर हाईकोर्ट का फैसला जो आदिवासी लोग हैं उनके हक में, उसमें सरकार को 90 लाख रुपया देने के लिए कहा गया। अब सरकार को वो 90 लाख रुपया देना होगा मुआवजे के तौर पर। वो पैसा ना देते हुए सरकार गैर कानूनी तरीके से बीडीओ और पुलिस की मदद से और यहाँ के मंत्री साहब के रहनुमाई में हाईकोर्ट के ऑर्डर को ना मानते हुए गरीबों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती प्रशासन की मदद से कब्जा किया जा रहा है। और जिसका नमूना हम लोगों ने देखा कि गोती में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में किस तरह से गरीबों का घर उजाड़ दिया गया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया गया पुलिस की गुंडा ताकत का इस्तेमाल करते हुए। और इसके खिलाफ कांग्रेस अपना मोर्चा खोलने पर मजबूर ना हो, इसलिए हम वीडियो साहब से कहेंगे कि बतौर लोकल मैजिस्ट्रेट आप हाई कोर्ट के फैसले को पहले देखिए, समझिए और उसके बाद अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए आप कोई भी फैसला लीजिए। आप अगर लोकल मैजिस्ट्रेट होते हुए यहाँ पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो मजबूरन आपके खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए हम लोग कांग्रेस की तरफ से एहतजाज में उतरना मजबूरी बनेगा। तो क्या आप ऐसा बता रहे हैं सर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है या प्रशासन है वो कोर्ट के ऑर्डर को अवहेलना कर रही है, उसको नहीं मान रही है? ये तो खुलेआम है कि भाई हाई कोर्ट का फैसला आवाम के हक में है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि 90 लाख रुपया मुआवजा सरकार को देना होगा। हाई कोर्ट पे ये भी उनका यही कहना है सर प्रशासन का कि या तो पैसा दीजिए या तो फिर ज़मीन वापस कीजिए। तो उसके बदले अगर पैसा दीजिए या ज़मीन वापस कीजिए, अगर ये फैसला हाई कोर्ट का है तो आपको क्या हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप किसी का घर तोड़ दीजिए? हाई कोर्ट ने क्या आपको ये ऑर्डर दिया है कि जो ज़मीन पर काबिज हैं उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वक्त दिए आप पुलिस के साथ गुंडागर्दी के साथ आप जाकर उसका घर तोड़ देंगे, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर देंगे, उसका फसल उजाड़ देंगे? ये कौन सा कानून है? हाई कोर्ट ने अगर ऐसा ऑर्डर दिया है तो बीडीओ साहब वो कानून का दिखाएं मुझे, हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ पे है। और ये ऑर्डर नहीं है तो किस हद से पुलिस और यहाँ की तृणमूल की गुंडा ताकतों ने गरीबों का घर उजाड़ा है, उसका जवाब हम लोग लेकर रहेंगे। सर यानी सीधे सीधे आप जो आरोप लगा रहे थे तृणमूल कांग्रेस पर, क्या उन लोगों की ये साजिश है? भाई तृणमूल कांग्रेस की तो साजिश है। आज 2011 के पहले हम लोग ज़मीन माफिया का नाम नहीं सुनते थे। ये 2011 के बाद ज़मीन माफिया तैयार हो गया। गरीबों की ज़मीन को लूटना, उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करना, उसको ज़बरदस्ती छीन लेना, वेस्ट की ज़मीनों को से गरीबों को उजाड़ देना, ये काम
तृणमूल की सरकार में हुआ। तृणमूल के आने के बाद ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, हफ्ता वसूली हो रहा है, गुंडा ताकतें बढ़ने लगी, तोलाबाजी हो रहा है। ये सारा चीज़ तो शुरुआत तृणमूल के हुकूमत में हुआ है। क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए बड़े आंदोलन पे उतरेगी? कांग्रेस पार्टी इसके लिए हमेशा हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। परेशानी यहाँ है कि हक की लड़ाई की बात हम करते हैं, लेकिन आवाम हक के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। आवाम अगर तैयार रहे हक की लड़ाई के लिए तो एहतजाज होगा, उसमें कोई रुकावट नहीं है। क्या उस पीड़ित व घर वालों के साथ मुलाकात करेंगे? ज़रूर होगा। पहले हम चाहते हैं कि बीडीओ साहब इस पर जाके इंक्वायरी करें। अगर बीडीओ साहब की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं होता है तो फिर इस पर क्या है, फिर हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है, सारी चीज़ों को हम अपनी तरफ से हम भी खंगाल के देखेंगे और उसके बाद बीडीओ से भी जवाबदेह होगा। जो पुलिस वहाँ पहुँची थी वो पुलिस किस हक से जाके घर तोड़ी है, वो पुलिस से भी सवाल करेंगे और ये तो होगा। सर एक आखिरी सवाल है, अभी जो पूरे देश में सर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो पार्लियामेंट में मामला चल रहा है, उस जेपी श्रीनिवास मामला है, क्या कहेंगे सर इस मामले में? आप मुस्लिम रहनुमाओं में से चेहरा हैं, क्या इसका कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है बंगाल में? नहीं, कांग्रेस का पक्ष तो कांग्रेस इस बिल के खिलाफ है और ये बात कांग्रेस ने साफ कर दिया है। वक़्फ़ बिल के खिलाफ हम हैं, क्योंकि वक़्फ़ के खिलाफ जो बिल लाकर बीजेपी जो हिंदू और मुस्लिम का जो ताश खेल रही है, ये सिर्फ हिंदुस्तान के में वक़्फ़ की संपत्ति पर कब्जा करना नहीं, बल्कि पूरे देश में एक नया फसाद लगाने का काम कर रही है। और ये फसाद बीजेपी जानबूझ के लगा रही है ताकि इससे वो अपना सियासी रोटी सेक सके। लेकिन सवाल ये होता है, मेरा सवाल उन तमाम सेकुलर पार्टियों से है, डेमोक्रेटिक पार्टियों से है, जो खुद को सेकुलर बताती है, डेमोक्रेटिक बताती है। तो आज बीजेपी का ये फैसला, ये बिल लाना, ये अनडेमोक्रेटिक भी है और सेकुलरिज्म के खिलाफ भी है। तो जो पार्टी खुद को सेकुलर और डेमोक्रेटिक बताती है, ये सारी पार्टी हिंदुस्तान में खामोश क्यों बैठी हुई है? ममता बनर्जी यहाँ पे मुसलमानों से वोट लेती है और मुसलमानों के हक में पार्लियामेंट में बोलने से कतराती क्यों है? ये सवाल है। ममता बनर्जी के 29 एमपी हैं, 29 में से एक भी एमपी पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड के खिलाफ क्यों नहीं बोलता है? ममता बनर्जी बंगाल में वक्फ बोर्ड के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है? विधानसभा में रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया जा रहा है कि अगर दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई कानून पास करती है तो बंगाल सरकार उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है? ये रेजोल्यूशन पास करके क्यों नहीं गवर्नर राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है? ये क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। दोनों सिक्का के इस एक ये इधर उधर के क्या चितपट वाला पहलू है, दोनों सिक्का के एक ही पहलू है। बीजेपी हिंदू के नाम, मुसलमान के नाम पर हिंदू को डराती है और ममता बीजेपी के नाम पर मुसलमान को डराती है। ये डराने का खेल दोनों खेल रहा है, अपना सियासी रोटी सेक रहा है। जब तक ये डर का माहौल रहेगा तब तक मोदी भी रहेगा, तब तक ममता भी रहेगी। और ये लोग अच्छे से जानते हैं, डराओ और वोट लो, इसी खेल में ये लोग माहिर हैं। लेकिन आवाम की तरक्की कैसे हो, आवाम को खुशी कैसे मिले, आवाम के हक में काम कैसे हो, आवाम को क्या चाहिए, इस पर सरकार का कोई भी रवैया दिखाई नहीं दे रहा है। सर आपने कहा कि सर ये अंचल कमेटी को बनाने का कार्रवाई शुरू है, क्या ये विधानसभा चुनाव की तैयारी समझी जाए? तो विधानसभा अपने टाइम पे होगा, 2026 में चुनाव है। चुनाव के वक्त में होगा, उस टाइम जो भी चुनाव लड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। वो चुनाव 1 महीना 1.5 महीना पहले होता है। लेकिन अभी मेरे जो मकसद है कि हम चाह रहे हैं कि इस्लामपुर को ज़िला बनाया जाए, ताकि हमारे इलाके का जो 2.5 लाख नौजवान आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में जाके रोज़ी रोटी तलाश रहा है, अगर ये इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बनता है तो हमारा अपना ज़िला परिषद होगा, हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट होगा, अपना डीएम होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, अपना कॉलेज, अपना सब कुछ हमारे पास अपना होगा। तो यहाँ पर रोज़गार भी हमारा अपना होगा। तो हमारे बच्चे जो 2.5 लाख नौजवान बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनको इसी ज़िला में काम मिल जाएगा। तो उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाई है इस्लामपुर को ज़िला बनाने के लिए। अगर इस्लामपुर ज़िला बनता है तो हम सबका भला है, तृणमूल का भी भला है, बीजेपी का भी भला है, कांग्रेस का भी। तो सर देखा जा रहा है सर, इस्लामपुर जिला के निर्माण के नारा अली इमरान विक्टर ने दिया है। अब तक ग्वालपोखर में कई मीटिंग कर चुके हैं, तो क्या अली इमरान रम्स ग्वालपोखर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव जब आएगा वो तो हम बताएं कि जब आएगा वो लड़ेंगे। वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे या वहाँ से लड़ेंगे, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना हम ज़रूर समझ गए हैं कि
ग्वालपोखर में हमारे बड़े भाई जनाब रब्बानी साहब को इस बात का खौफ सता रहा है कि विक्टर कहाँ से चुनाव लड़ेगा, इसलिए वो तृणमूल की मीटिंग में भी मेरा नाम लेकर बोलते हैं कि विक्टर चकलिया से आएगा या ग्वालपोखर से आएगा, कहीं से भी आए आवाम उसको वोट नहीं देगा। तो आवाम का मालिक रब्बानी साहब नहीं है। रब्बानी साहब को भी यही का आवाम वोट दे के जिताया है, और जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था तो रब्बानी साहब को हराकर भी यहीं के आवाम ने मुझे जिताया था। तो ये रब्बानी साहब को याद रखना चाहिए। थैंक यू।